नमस्कार साथियों। एक पुरानी कहावत है कि जाके पैर फटे ना बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य आनंद घनघस जी। इन्होंने छात्र राजनीति ज्वाइन की, 2009 में पात्र अध्यापक संघ हरियाणा ज्वाइन किया और फाउंडर एंड स्टेट प्रेसिडेंट रहे। 2011 में जेबीटी टीचर, 12 साल तक ये टर्मिनेट रहे जॉब से। क्यों रहे उसका कारण भी आपको इस इंटरव्यू के दौरान और इस लाइव डिबेट के दौरान हम बताएंगे। मीडिया ट्रायल भी झेलनी पड़ी और सामाजिक, मानसिक व हर स्तर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी, संघर्ष सहना पड़ा, उसका भी जिक्र हम इस बातचीत में करेंगे। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि ये बातचीत बिल्कुल ट्रुथफुल होगी। इनके बारे में जो जानकारियां हैं, इनका जो संघर्ष की जानकारियां हैं ना, मैं उनके बारे में अभी परिचित हूँ, वो मैं इनकी बातचीत में जानूंगा। इनके क्या विचार हैं, इनका संगठन क्या है, उसके क्या विचार हैं, वो भी हम इस बातचीत में जानेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके संघर्ष से सीख लेने की और हमें अपने स्तर पर क्या योगदान समाज में देना चाहिए उसके बारे में। तो आचार्य आनंद घनघस जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार। जो भी दर्शक साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को, साथ साथ दिव्यांश जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा और सबको मैं नमस्कार करता हूं। तो सर, ये बताइए मुझे कि आपका फिलहाल क्या संगठन है, उसमें आप क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद हम बैकग्राउंड में जाते हैं। आज जिस संगठन के लिए मैं और मेरे साथी काम कर रहे हैं, वो संगठन हमने उन सभी कामगारों को समर्पित किया है जो जरूरी नहीं वो परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं। हमने उन कामगारों को भी साथ लेके चले हैं। हम उनको भी कर्मचारी मानते हैं जो सुबह अपने घर की कमाई चलाने के लिए दिहाड़ी के तौर पे काम करता है, या वो किसी दुकान के तौर पे जाके काम करता है, या वो अपना जीविका चलाने के लिए किसी न किसी तौर पे, प्राइवेट तौर पे या निजी तौर पे या सरकारी तौर पे जुड़ा, उसके लिए एक संगठन हमने बनाया है। और उसका नाम हमने रखा है इसी तरह कि उसको सबका प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई दे। उसका नाम हमने सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रखा है। और उसका जो शॉर्ट नेम हम यूज करते हैं, वो सकवाई बोलते हैं। सकवाई को हम ये मानते हैं कि एक स्काई है, वो सबका आसमान है और उसमें सब परिंदे आजादी से उड़ सकें। SKWAI, यस, स्क्वाई। स्क्वाई तो सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये संगठन शुरुआत करने के पीछे की क्या कहानी, आपने इसको क्यों शुरू किया? इसकी कहानी बड़ी मार्मिक है और तकलीफदेह है, और ये मेरा अपना जीवन से ही मुझे प्रेरणा मिली कि एक संगठन ऐसा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको पीछे लेके चलता हूँ कि मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में आया तो एक टीचर के तौर पे मुझे 2011 में जेबीटी अध्यापक के तौर पर मुझे नियुक्ति मिली थी। तो इसके पीछे भी हमने एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। निवर्तमान जो सरकार उस वक्त थी, उसने एक परीक्षा जारी करी कि स्कूल में जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक प्राध्यापक कोई भी आएगा तो उसके लिए एक परीक्षा होगी जिसका नाम रखा गया पात्रता परीक्षा। और वो मल्टी लेवल पे होती है, अलग अलग चीज़ों पे आज होती है। आज हर कोई उसको जान गया है, लेकिन उस टाइम में वो अलग से एकदम नई सी चीज़ थी और बड़ी टफ वो परीक्षा थी। तो पात्रता परीक्षा के बाद भी जब बहुत से लोगों ने 3 बार वो परीक्षा हो चुकी थी, मेरी भी क्लियर हो गई थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट का कोई नियत और नीति नहीं थी कि उन क्वालिटी के टीचर, उन योग्य टीचरों को स्कूलों में, कॉलेज में कहीं भी नियुक्ति दी जाए। सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रही थी और गेस्ट टीचर नाम से एक बहुत से साथियों को अतिथि अध्यापक के तौर पर बैकडोर एंट्री कराएगी। हम गेस्ट टीचर के खिलाफ नहीं हैं, जो गेस्ट टीचर थे उनके खिलाफ मैं नहीं हूँ, वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन उनको एक गेम, एक साजिश वसन, जैसे भी हमारी राजनीति या हमारे देश में, प्रदेश में चलती है, उनको वोट बैंक समझा गया और उनको बैकडोर एंट्री करा के और गलत मेरिट को सरपास करते हुए सरकार ने वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरह की एंट्री कर दी। और आज वो गेस्ट टीचर भी परेशान है, वो गलत थे भर्ती। हमने उसको कहा कि आज वो बेचारे बहुत परेशान है, जब वो उनके लिए कोई स्पेशल योजना नहीं है, वो बार बार धक्के खाते हैं, उनको गलत छोटी नजरों से देखा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है वो। गेस्ट टीचर अपने आप में शिक्षा विभाग का एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, वो आज भी मौजूद है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको, वो बहुत से लोग तो अपनी पार्टी में भी नहीं आते क्योंकि वो मिलना कुछ नहीं है, जल्दी लोना है, इसलिए वो नहीं आते। उनको ना कोई पेंशन मिलती है, ना उनको कोई परिवार में उनको स्वास्थ्य सेवाओं में परमानेंट रिक्रूटमेंट वाला सम्मान उन्हें नहीं दिया जाता। टीचर उनको उस दर्जे का नहीं समझा जाता। तो एक मैं गेस्ट टीचर के प्रति हमारी और मेरे संगठन की पूरी सहानुभूति है। एज ए मैन, एज ए परिवार, एज ए समाज, वो मेरा हिस्सा है, वो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो गलत नीति से जॉब में डाले गए। हम सरकार के खिलाफ थे, उन लोगों के खिलाफ हम नहीं थे। तो एक संगठन का निर्माण होता है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस संगठन का नाम रखा जाता है पात्र अध्यापक संघ हरियाणा।
कि एचटेट था, वो पात्रता परीक्षा थी, तो उससे जोड़ के एक नाम रखा गया और वो जिम्मेवारी मुझे दी गई कि आप एक संगठन का निर्माण करिए, आप एक्टिव हैं, आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप बोल्ड हैं, आप कर सकते हैं। तो मैंने वो जिम्मेवारी सर्वसम्मति से मुझे दी गई। तो वो पात्र अध्यापक संघ हरियाणा भिवानी से रजिस्टर्ड कराया हमने और उसका मैं फाउंडर अध्यक्ष रहा और वो सारी मूवमेंट मेरे नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाई गई। 2011 में मूवमेंट आते आते अपने मेच्योरिटी पे आ जाती है और सरकार पे एक प्रेशर आ जाता है हमारा, क्योंकि हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फील्ड में भी हम काम कर रहे थे और हम जायज़ बात कर रहे थे, तो सरकार पे प्रेशर आता है और वो एक नियुक्ति दे देती है हमें। फिर पहली भर्ती हम कामयाब होते हैं करवाने में, 13,200 टीचर लग जाते हैं पात्रता के पहली बार, और जिसमें मेरी नियुक्ति हो जाती है। वो हमारे संघर्ष की जीत थी, वो हमारे संगठन की जीत थी, वो हमें संविधान निर्माता के द्वारा दी गई उस सीख की जीत थी कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हम लोग मैं भी नियुक्ति पे आ जाता हूँ उस 2011 में, और एक जेबीटी की पोस्टिंग एज ए जेबीटी अध्यापक मुझे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे देश में उस टाइम बहुत सारे भ्रष्टाचार पे बातें आ रही थी, अन्ना हजारे जी उसको लीड कर रहे थे, स्वराज आंदोलन चल रहा था। तो मैं भी एक नौजवान था, तो और इस ऐसे बैकग्राउंड से हम आए थे कि हम संघर्ष करके आए थे, एजिटेशन करके आए थे, तो मुझ पे भी उसका असर पड़ा और हम लोग अन्ना हजारे से जुड़ जाते हैं। और वहाँ जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो उसका खामियाजा मुझे टारगेट किया गया हरियाणा में, और मेरे खिलाफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया गया, एक मुकदमा मुझ पे हिसार में दर्ज कराया गया, और उसमें ये मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने बहुत बड़े लेवल पे कानून के खिलाफ कार्रवाई काम किए हैं, मैंने अपने स्कूल को जलाया है, मैंने अपने स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ दिया है, मैंने मतलब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कराया है, मैंने स्कूल में पोर्न फिल्में चलाई हैं, मैंने गणतंत्र दिवस जैसे फेस्टिवल को भी नहीं होने दिया है। तो इस तरह के झूठे मुकदमे आपके? हाँ, मुझ पे ये आरोप लगा के एक मुकदमा FIR नंबर 199/2013 यमुनानगर में दर्ज कराएगी, और एक मुकदमा हिसार में दर्ज कराया गया कि मैं एक्सटोर्शन करता हूँ, मैं मतलब पैसे मांगता हूँ किसी से, मतलब भाई जैसे नकली पुलिस बन के कि मैं पैसे मांगता हूँ किसी से, मतलब भ्रष्टाचार करता हूँ। मतलब इस मुकदमे में न्याय मिलने में आपको कितने साल का समय लगा? अब इसके बाद भी बड़ा लंबा संघर्ष है मेरा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो मुझे क्रिमिनल की तरह, मैं भिवानी था उस टाइम, छुट्टियां चल रही थी, दिवाली का टाइम था आसपास, मुझे उठाने के लिए पुलिस की 25-30 लोगों की टीम भिवानी आती है। मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा मामला हो रहा है, कुछ ऐसा है। उससे पहले मैं एक डिबेट में जाता हूँ, बड़े लेवल के एक चैनल की डिबेट में था मैं, तो उस डिबेट में मुझे एक जस्टिस होते हैं पूर्व में, RS चौधरी जी, वो मुझे बताते हैं कि आपने जो काम किया, एक विसल ब्लोअर हो आप, और ये बात किसी को हजम नहीं होगी, आप जैसे साथी नहीं मिलते इस दुनिया में, और आपने एक इतना बड़ा काम कर दिया है, लेकिन वो उन लोगों के हजम नहीं होगा जो सरकार में रूल कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो आपको टारगेट करेंगे। तो मुझे उस जस्टिस साहब ने, पूर्व जस्टिस साहब ने, RS चौधरी साहब ने मुझे सुझाव दिया कि मैं हाई कोर्ट जाऊं और लाइफ एंड लिबर्टी पे अपनी सुरक्षा मांगूं, मतलब वरना तो जिंदगी में बहुत गलत तो हो सकता है आपके साथ। अब उनकी कही की बात के अनुसार मैंने लाइफ एंड लिबर्टी के लिए हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा मांगी, और उससे सरकार को और सभी जिन के से मुझे खतरा था, SP यमुनानगर, SP भिवानी, सरकार को नोटिस हो जाता है। उस नोटिस होने के बाद भी हरियाणा पुलिस मुझे उठा लेती है और एक स्पेशल टीम आती है, और मैं तो ये था कि हाई कोर्ट की शरण में हूँ, मेरा क्या करेंगे अब, मतलब भाई होगा तो मुझे इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए बुला सकते हैं, कोई बात होगी तो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह मुझे क्रिमिनल की तरह मुझे उठाया जाएगा। तो उस टाइम SP की मौजूदगी में और CI स्टाफ की मौजूदगी में, DSP की मौजूदगी में, बहुत से लोगों की मौजूदगी में मुझे टॉर्चर किया गया, और 3rd डिग्री टॉर्चर मुझे उसमें मुझे डुबकी मेरी लगवाई गई, मुझे मेरे ऐसे पाँव को यूं चौड़ा कर दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर तो आतंकवादी या इस तरह से किया जाता है क्रिमिनल को, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो साबित हुए बिना ही आपको टॉर्चर झेलना पड़ा? हाँ, वो FIR दर्ज कर लिया, FIR दर्ज के मुझ पर आरोप लगा दिए हैं, अब उससे मुझे स्वीकृति ले रहे थे कि आपने किसी राजनीतिक लोगों के कहने से ऐसा किया है, आप किसी का नाम लीजिए, आपके कौन पीछे हैं, आपके बॉस कौन है। अच्छा, तो मतलब ये क्या है, मतलब ये कैसे किया आपने, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो आप क्या भगत सिंह बनना चाहते हैं, आप क्या अम्बेडकर हो, मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए एक संगठन बना के, और जो एजुटेशन आंदोलन या एक अपनी बात रखना भी जो है एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का यही हो रहा है। जो भी आज हो कह रहा है, नहीं वर्तमान भी सिस्टम बदला नहीं है, मतलब हो कह रहा है कि आप हक की बात उठाओगे आप ही गलत हो। मौन तंत्र है, इसको कहते हैं मौन तंत्र, ये जनतंत्र और गणतंत्र नहीं है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि मुझे पुलिस टॉर्चर करते हैं, तो टॉर्चर के दौरान मुझे मेरी MLR कटती है और 5 चोट आ जाती हैं। आज तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
वो फाइल पता नहीं कहाँ पड़ी है। मतलब जिन्होंने टॉर्चर जिसमें मुझे MLR आई, 5 चोटें आई, तो या तो वो चोट आई तो डॉक्टर गलत है वो, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो था क्या। तो आज भी वो पेंडिंग है। अब उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और मैं PGI चंडीगढ़ चला जाता हूँ, एडमिट होता हूँ, वहाँ मुझे ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद से लेकर आज तक मैं PGI चंडीगढ़ से और रोहतक PGI मेरा ट्रीटमेंट जारी है। मैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का एक परमानेंट मरीज हो गया हूँ उसके बाद। तो मैं अब मेरे जो दोनों मुकदमे थे, उन मुकदमों में मैं, क्योंकि मैं मानसिक इतना परेशान था, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मेरे मुकदमे दर्ज कर दिए, टर्मिनेट कर दिया, मेरी बेल हो जाती है, अब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं टॉर्चर किया गया, मुझे मुझे तोड़ दिया गया, मतलब मुझे तो मुझे समाज से कोई मतलब रहा नहीं। आपको न्यायालय से न्याय कब मिला, मतलब उसका क्या फैसला रहा? हाँ, मैं उसी बात पे एक बात इसके दोबारा आता हूँ। तो अब मुझे इसके बाद मैं अपनी लगातार मेडिसिन ली और मैं कोर्ट से PO हो जाता हूँ दोनों केसों में, क्योंकि मैं अपना ट्रीटमेंट करा, मुझे कोर्ट जस्टिस मिली, आपका कोई भी जुर्म जो आरोप है वो साबित नहीं हुए? नहीं। PO क्या होता है? PO होता है जो कोर्ट में ना जाओगे तो प्रोक्लेम ऑफेंडर बोलते हैं उसको। ओके। तो मैं कोर्ट से एब्सेंट हो जाता हूँ क्योंकि मैं अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा होता हूँ। तो मैं जब अपनी स्थिति में ठीक ठाक वापस आया और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर तो केस भी थे, ये चीज ऐसे मुझे हुई थी, तो मैं खुद कोर्ट के सामने जाता हूँ और 2023 में मैं कोर्ट से रेगुलर बेल लेके मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करने की बात करता हूँ। तो मैं अपने कोर्ट में वापस जब मैं पहुंचा तो मेरी फाइल दोबारा आती है। एक लंबा अरसा बीत गया बीच में, 2013 से 2023 10 साल बीत गए। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बताई कि PO के बाद मैं पहुंचता हूँ 23 में मुझे दोबारा बेल मिलती है, मेरा केस शुरू होता है। तो मैं इन पर्सन एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं जिनको मैं गुरुजी मानता हूँ, बड़े साधारण से आदमी हैं, गुप्ता जी हैं यमुनानगर में, शिव कुमार गुप्ता जी, बहुत जेंटलमैन। हाँ, वो उनके साथ लग के मैं इन पर्सन जज साहब के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ और सारी बातें बताता हूँ कि एक फ्रेम्ड और ये डॉक्टर्ड ऐसा मुकदमा था जो मेरे साथ और मेरे परिवार को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। और बहुत से लोग इस तरह के साथ मेरे साथ मेरा हुआ, तो औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। कई बार मुझे ये मन में आया कि इतनी प्रताड़ना में, जब मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल होता है, इसमें अखबारों में लिखी जाती है कि मैंने मिसबिहेव किया, मैंने अब्यूज किया, मैंने पोर्न फिल्में चलाई, मैंने झंडा नहीं फहराने दिया, पता नहीं क्या क्या अखबारों में लिखा गया। तो उससे मुझे मतलब मेरी इज्जत तार तार हुई, मुझे गलत नजरों से देखा गया, मुझे सामाजिक और आर्थिक हर तरह की प्रताड़ना मेरी हुई, मानसिक प्रताड़ना मेरी हुई। तो माहौल से निकलना, कई बार सोचता था मैं भी सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे महापुरुषों ने मुझे अलाउड नहीं करा। भगत सिंह और मैं डॉक्टर अम्बेडकर और छोटू राम, जो भी महापुरुष हमारे, जो रिवोल्यूशनकारी हैं, उनको मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष करना है, आखिर तक संघर्ष करना है, लेकिन जीत पक्की होगी क्योंकि सत्यमेव जयते। तो जब कोर्ट में चीजें जाती हैं, मुझे बेल मिलती है। बेल मिलने के बाद मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, JMIC जो न्यायाधीश जी बैठे थे वहाँ, उनको मैं कहता हूँ सर मेरा ये झूठा मुकदमा है और मैं चार्ज भी आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूँ। तो ये स्पेशल आर्ग्यूमेंट था चार्ज पे, और जिसमें मेरे खिलाफ 42 गवाह थे वहाँ पे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अब वो एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट देता है कि जो ये मुकदमा है ये झूठा है। हमारी बहस सुनने के बाद, हमारे फैक्ट देखने के बाद, सरकार की बातें सुनने के बाद, वो महान न्यायाधीश था, वो संविधान का रखवाला बैठा था, मुझे वहाँ शिक्षा की ताकत का एहसास होता है, मुझे संविधान की ताकत का एहसास होता है। मुझे रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसला देते हैं, मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि एट दिस स्टेज नो प्राइमा फेस केस मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जो लास्ट लाइन लिखेगी, एंड अक्यूज्ड डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल चार्जेस, एलिगेशन आर बेसलेस, केस खत्म। मतलब बड़ा मैजिक होता है, संविधान की ताकत वहाँ दिखाई देती है। और फिर मुझे ये हिम्मत आती है कि मैंने सुसाइड नहीं करी, सही रहा मैं, आज मैं लड़के फिर सामने खड़ा हूँ और मेरा जो चेहरा झुका हुआ था वो मेरा चेहरा संविधान और उस न्यायवादी सोच के कारण फिर खड़ा हो जाता है। शिक्षा की ताकत वहाँ दिखाई देती है। और मैं वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मेरा सब कुछ झूठा था ये और मुझे नौकरी दी जाए। तो वहाँ भी मेरी प्रेजेंटेशन स्वीकार होती है और 12 साल बाद 11 मार्च 2024 को मैं अपनी जॉब में रीइंस्टेट कर लिया जाता हूँ। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज मैं सम्मान हूँ उन साथियों का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पक्षपात हो सकते हैं, हम उस देश में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं कि आपके साथ भी गलत हो सकता है। मुझे कोई नहीं मिला कि मेरी को सपोर्ट करे, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं थी, ये सत्य है। मेरे सिबल मेरा ख़राब हो गया, गाड़ियों की किस्त टूट गई, मेरा सोना चांदी बिक गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन मैं आज फिर मुझे वापस मिल गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, देवांश जी के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि सुसाइड कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं मानता हूँ होता है, तो लड़िए,
मैं आपका साथी आचार्य आनंद घनघस और हमारा संगठन स्क्वाई हर कदम आपके साथ है। एक बार नोक करिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता आपके परिवार को है, आपकी आवश्यकता इस समाज को है, आपकी आवश्यकता इस देश को है। तो ये मेरी एक मार्मिक अपील है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, उदाहरण हूँ। मुझे कम से कम देख के आप खड़े हो सकते हैं। हिम्मत बढ़ाइए, हिम्मत नहीं हारनी है और दुष्टों का इलाज करना है। रावण मौजूद है, रावण एक प्रतीक है बुराई का, वो मौजूद है इस दुनिया में कहीं ना कहीं, उसका इलाज हमें करना है। तो संविधान रूपी धनुष हमारे पास, और संविधान रूपी धनुष के अंदर बाण भी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। संविधान ने वो ताकत हम सबको दी है, वो समान भाव दिया है, कानून के सामने हम सभी समान हैं, ये बिल्कुल मैंने महसूस करा है। और आपकी अगर आप सच्चे हैं तो आपकी जीत जरूर होगी, हम आपके साथ हैं। एक तो ये मेरा मैसेज है। दूसरा, इस पीड़ा के बाद जो संगठन हमने बनाया, और मैंने ये संगठन, आपने कहा तो दूसरा प्रश्न था कि आपका संगठन क्या है और आप क्या करना चाहते हो और ऐसा क्यों है, तो ये मेरी इस कहानी से ही निकल के आता है कि मैंने ये कहा कि जब मैं मतलब आज मैं शान से जी रहा हूँ, मेरी जॉब वापस आ गई है, लेकिन अब भी वो चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब भी मुझे 54,000 सैलरी मिलती है, बेसिक पे मिलती है। 2 साल हो गए हैं, मैंने हर प्रेजेंटेशन दे दी है हर जगह। मैंने तमाम, सिर्फ मैं कोर्ट की शरण में नहीं गया हूँ, मैंने तमाम चीज़ें लिख दी हैं और सिस्टम वही जड़ का तस बैठा हुआ है। आज भी ये प्रताड़ना है। मेरे साथ जो लोग लगे उनको 90,000 रुपये मिलते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मुझे मेरी 12 साल की सैलरी भी मुझे मेरा हक बनता है। मुझे आवश्यकता है परिवार में, समाज में, ताकि मेरा भी जीवन ठीक ठाक हो जाए, मैं भी आराम से जी लूँ। लेकिन उसके लिए भी अब संघर्ष जारी है। तो अब मुझे समझ में आया कि हर जगह लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए मैं अकेला नहीं लड़ सकता। तो एक संगठन हो जो हर किसी को अपना सा लगे, हर किसी के साथ खड़ा हो जाए, और संविधान के दायरे में रहते हुए हम वो बात करें, और संगठित होंगे तो हम जीतेंगे। तो इसलिए सर्व कर्मचारी एक शब्द हमने नाम लिया, सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हम शॉर्ट में इसको स्क्वाई बोलते हैं, और वो हमने बनाया है। तो जैसे आपने बताया, तो साथियों वही है बात कि जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। तो देर है अंधेर नहीं, न्याय आपको मिला। लेकिन अभी एक हार्श रियलिटी ये है, एक सच्चाई ये है कि ये डिले इतना हो जाता है कि उसमें जो पीड़ित है वो काफ़ी मानसिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है। तो उस वक्त पे सही कहा आपने कि हिम्मत बनाए रखें, सुसाइड एक विकल्प नहीं है। तो ऐसे विचार आते हैं, गिर जाता है आदमी, टूट जाता है। तो आपका जो संगठन है वो अभी प्रयास कर रहा है कि ऐसे साथियों की मदद करना, उनको मजबूत बनाए रखना, उनके लिए लड़ना। तो आपने अपना मेंशन किया कि महापुरुषों का मेंशन किया, तो उनके बारे में आपके क्या विचार है? या वो जो महापुरुष है, मेरा ये मानना है पर्सनली, जैसे हम किसी न किसी महापुरुष से प्रभावित हैं, उसकी जीवनी से प्रभावित हैं, उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी हम इकट्ठा करते हैं और उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो तरीका है, तौर तरीका होता है, जैसे आप अंबेडकर जी से प्रभावित है तो आपने न्यायालय का और जो पेटिशन का जो एक उनका है वो तरीका अपनाया, बजाय कि ओनली प्रेयर के या इस तरह से आपने पेटिशन का एक तरीका अपनाया, आपने जस्टिस गेन की कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होके। तो वही मैं जानना चाहूँगा कि आपको अंबेडकर के लेके आपके क्या विचार हैं यार, आप कैसे देखते हैं कि समाज में वो रेप्लिकेट हों? बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा गहरा भी है और सबके लिए जानने वाला भी है और आंखें खोलने वाला भी है। मैं तो पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि अंबेडकर को पढ़ लिया आपने, उनको जान लिया तो किसी महापुरुष बचेगा ही नहीं। उनके अंदर इतनी विस्तृत चीज़ें हैं। अगर आप एक पत्रकार हैं तो वो 5-5 अखबार निकाल देते, एक पत्रकार दिखाई देंगे। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने उस पर PhD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। अगर आप असमानता के प्रतीक हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को देख लीजिए, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ था। और अगर आप एक छात्र हैं तो आप उनकी पढ़ाई को चेक करिए, 32 डिग्रियाँ ली उनकी, वो सारी डिग्री ओरिजिनल है, स्वाभिमान से भर देंगे आपको। मतलब उनके पास अगर आप किताब पढ़ने में कोई भी लेजी है और वो नहीं से पढ़ना चाहता तो उस महापुरुष से आप थोड़ा सा भी इंस्पायर होना चाहते तो उनको पढ़ लीजिए। उनके पास 50,000 किताबें उनकी लाइब्रेरी में होती थी। एक जो निजी लाइब्रेरी आज तक हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने पता नहीं क्या क्या लिखा, कितने 9 भाषाओं का उनको उन पे पकड़ थी। उनको मतलब 9 भाषाओं को वो इतना जानते थे कि वो कुछ भी उनसे पूछ लीजिए। और साथियों, एक आजकल एक ये चीज़ बन गई है, विचार बन गया है कि कोई अंबेडकर को मानता है तो वो निश्चित तौर पर या तो दलित ही होगा। अब ये आनंद घनघस जी जो है ये एक उदाहरण है इस बात के। देखिए, इसमें किसी भी महापुरुष को फॉलो करने जाति का कुछ ऐसा नहीं है, आप उसकी जीवनी और उसके कर्म से और उससे प्रभावित होकर फॉलो करते हैं।
तो ये आपको पता ही है घनगत सरनेम, जाति का मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता था, लेकिन आप अगर बताएं तो आप बताएंगे ये इस चीज़ को फील करते होंगे ना कि ना कहीं यार अम्बेडकर को फॉलो करा दलित है। सपोज मैं शेड्यूल्ड कास्ट से हूँ तो, लेकिन मैं कई बार रास्ते की बात रखता हूँ। जैसे मुझसे कोई अगर यूनियन जुड़ना चाहे, तो कॉलेज टाइम में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, तो मैंने कहा यार मेरे क्लासमेट तो मेरा एक दोस्त ब्राह्मण है, एक जाट है, तो मैं मतलब अगर जुड़ूंगा तो फिर ऐसा ये थोड़ी ना प्रोपेट कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में अभी ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ, दोनों पक्ष की बात रखता हूँ। पहले मैं खुद जानकारी लूंगा फिर मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे मोर्चे का झंडा उठा लूँ और इनके बारे में कुछ ऐसे ही बोलने लग जाऊँ। तो उस पर आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा ये कहना है दोस्तों, मेरा जन्म गांव धनाना पड़ता है, भिवानी से 16 किलोमीटर जींद रोड पे, और एक किसान फैमिली में और एक जाट फैमिली में मेरा जन्म होता है। और मेरे पिता सीआरपीएफ में एक सैनिक के तौर पे उन्होंने काम करा, एक अर्धसैनिक बल होता है सीआरपीएफ। और मेरी शिक्षा और दीक्षा सारी भिवानी की है, यहीं से मैंने सारी अपनी शिक्षा हासिल करी है। तो मैंने बचपन से जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो माहौल दिया गया, तो मैं भी उस वक्त तक मेरे विचार भी पृथक थे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, क्योंकि वो माहौल हमें दिया जाता है। वो एक बहुत मेरी नज़र में जब मैं पढ़ के यहाँ तक पहुंचा, हमारे जो जाति में जो बड़े होते हैं अपने उसमें, वो उस तरह का एक छोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप किस उम्र में आके सजग हुए, आपका ये बताइए। मैं जब मैं भी उसी माहौल से मतलब थोड़े मैं मानता था कि भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, और मतलब ये वो लोग थे कि हर नौजवान कहीं ना कहीं भगत सिंह दिखाई देता है उसके अंदर अपने आप को। तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक नैरेटिव सेट है, वो घरों में ही सेट हो जाता है। मैं हो सकता है कई मेरी जाति के लोग मुझे कहेंगे कि ये जाट नहीं है, कह देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं छोटू राम से प्रभावित हूँ। मैं उस जो डिस्क्रिमिनेशन से लड़ा, जो समाज में उस वक्त अवधारणाएं थी, जो गलतियां थी, जो लड़के आगे आए, तो जो एक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई भी खड़ा हुआ वो हाशिए पर लिया गया, वो टारगेट किया गया। तो एक लंबी चौड़ी नैरेटिव है, एक ये साजिश है महापुरुषों के खिलाफ कि उनको बांट दिया जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के हैं, छोटू राम जाटों के हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के हैं, और महात्मा फुले सैनियों के हैं। मतलब उनको बांट दिया, कैटेगराइज कर दिया कि वो ताकत ना इकट्ठी हो पाए, वो संगठित ना रह पाए, और अगर वो संगठित हो गए और शिक्षा की तरफ बढ़ गए तो वो आपकी चूल्हे हिल जाएंगी, कुछ लोगों की मठाधीशों चूल्हे हिल जाएंगी। तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने अपने जब कॉलेज के संघर्ष में जाना, उसके बाद मैं जब इस मामले में उलझ गया तब जाना। और मैं सब से ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये दुर्भाग्य है हमारा कि अगर आप सोचते हो दलितों के, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी किताब घर में रखिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी वेटिंग फॉर ए वीज़ा, आप उसको लेके आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैं तमाम उन माताओं, बहनों और महिलाओं को तो मैं खासकर कहना चाहूँगा कि उनको सुबह शाम पूजा करनी चाहिए उस देवता की, उस इंसान की। वो हमारे लिए इस कलयुग के भगवान हैं। अगर वो महिलाएं आज पढ़ पा रही हैं, आज वो कोई अधिकार मांग रही हैं, आज वसीयत जमीन और माता पिता की संपत्ति में हिस्सा उनको मिला हुआ है, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर थे। अगर वो नहीं सोचते तो ये कानून कभी नहीं बनते। और मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया है जब पहले कानून मंत्री, तो उनके सामने दो ऐसी बातें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक ओबीसी के लिए एक आयोग के गठन की बात थी कि ओबीसी जो जाति है वो बहुत लंबे चौड़ा विस्तार है उनका, और उनका जो शोषण हुआ है सामाजिक आर्थिक, तो उसको ठीक करने के लिए हर 10 साल में एक आयोग बनना चाहिए। और पहला आयोग बनना चाहिए वो डॉक्टर अम्बेडकर के रहते पास हुआ था, वो आयोग नहीं बनाया जा रहा था। दूसरा, महिलाओं के लिए जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जिसमें हिंदू जो हमारे कोड बना, जो उसके लिए वो महिलाओं की बात थी। तो ये दो बातों पे निवर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं सुन रहे थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि ये गलत हो रहा है कि ओबीसी का वो मतलब जो कमीशन बनना है वो नहीं बनाया जा रहा है और महिलाओं का अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो दिए जाएं। तो इन दो बातों पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन ना आज ओबीसी को पता है कि उन्होंने क्या किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, और ना महिलाओं को पता है। वो हम जाते हैं, सभी हमारी एम्प्लॉई होती कर्मचारी, कि मुझे जी मैटरनिटी लीव चाहिए, मुझे जी बराबर का सम्मान चाहिए, मुझे शिक्षा है, मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगी, मुझे माता पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। एक बार पढ़ लो आप डॉक्टर अम्बेडकर को कि वो पिता, वो आपका पुरखा है, असली पिता धर्म का पिता भी होता है। अब जरूरी नहीं हम बायोलॉजिकल है, वही माता पिता होते हैं। फिर माता पिता गुरु होता है, माता पिता आपके हक की बात करने वाला भी होता है। तो आप उसमें पिता को जरूर पाएंगे अगर आप
थोड़ा सा पढ़ पाए। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि एक किताब जरूर लेके आइए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा लेके आइए, गुलामगिरी लेके आइए, ऐसी चीज़ें महापुरुषों के छोटू राम जी की लेके आइए कि जिन्होंने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक रिवोल्यूशन के लिए लड़े। डॉक्टर मैं खासकर मेरी कास्ट से भी कुछ कहना चाहता हूँ भाई, चलो मैं जाट जाति में हूँ, जाट जाति में हमारे महापुरुष हैं छोटू राम, हमारे नहीं है, वो सभी के हैं, किसानों के हैं। किसान कोई कास्ट नहीं है, किसान कोई धर्म नहीं, एक धर्म, एक समाज है, एक पूरी जमात है जिसमें हर कोई किसान नहीं करता, वो किसान होता है। तो जब छोटू राम पढ़ने गए, जब उनका जन्म खुशी राम जी के यहाँ होता है, बहुत दूर नहीं है, गड्डी सांपला, आप जाइए रोहतक उनके जन्म स्थान पे, तो वहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो वो पढ़ना चाहते थे, होनहार छात्र थे। तो जब वो किसी साहूकार के घर पहुँचते हैं तो उनका पिता कहता है कि मेरा बेटा मुझे पढ़ाना है, मुझे पैसा चाहिए। तो साहूकार का जो जवाब था साथी, वो आपको सुन नहीं लाएगा। साहूकार ने कहा कि अगर आपका बेटा और आपके लोग पढ़ेंगे तो हमारे क्या करेंगे, ये बात बोली थी साहूकार ने, ऑन रिकॉर्ड है। तो पहले चौधरी खुशीराम जो छोटू राम के पिताजी हैं, उनसे 8 घंटे तक एक पंखा होता था पहले, लंबा चौड़ा एक कपड़े का, उसे वो पंखा ललवाते हैं पूरा कि 8 घंटे पंखा कर, फिर शाम को पूछते हैं किस लिए आया था। अब कहता है कि अगर तेरा बेटा थोड़ा इंटेलिजेंट है तो ऐसा कर, यहाँ भेज दिया अगर बोरी गिन लेगा और कुछ पैसे मैं दे दिया करूंगा। तो ये सोच थी, पढ़ाई एक विशेष वर्ग का अधिकार था, किसी वर्ग के पीछे राज करने का अधिकार था, किसी को बिजनेस करने का अधिकार था। 3 लोग थे, इसके अलावा 97 जो बच गए वो हम सभी थे। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के हैं, छोटू राम जाटों के हैं। वही तो, कोई भी महापुरुष किसी एक उसका नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो कर्म आधारित, वो वही है, आपने वर्ण व्यवस्था को चैलेंज किया। और आज भी अगर समाज बटा रहेगा तो कठपुतलियों की तरह राजनेता और गंदी राजनीति करने वाले लोग आपको नचाते रहेंगे। सिंपल सी बात यही है। बिल्कुल देवांशी, जो हमने जो कर्मचारी संगठन बनाया है, जो हम जिसको लेके आए हैं, उसकी कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार इन महापुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। समानता की बात हमारे संविधान में भी लिखी हुई है। हमारे संविधान में सबके साथ बराबर का बर्ताव की बात लिखी गई है। हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे महापुरुषों ने मिलकर वो लिखा है कि आपका जो कार्यस्थल होगा वहाँ पे कैसा माहौल होगा, आपने एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखना है, आपने सामाजिक और आर्थिक जो है असमानता उसको भी खत्म करना है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। तो हमारे संगठन में हमने इसकी पूरी व्यवस्था करी है। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, सबसे पहले हम धन इकट्ठा करने नहीं आए, हमने 10 रुपये मेंबरशिप फीस रखी इसकी, इस कर्मचारी संगठन की, ताकि किसी को ये ना लगे कि पैसे, क्योंकि बहुत सारी संगठन बने हुए हैं, वो कहते हैं भाई आप ऐसा अलग से क्या करोगे। तो अलग क्या है कि हम लोग, जो फीस हमारी है वो 10 रुपये है। ये सारा डिजिटल है, ऑनलाइन है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट कागज के कुछ नहीं लिखा जाएगा। मासिक इसमें हमने ये सुविधा रखी है कि हम ऑडिट करें और वो ऑडिट पब्लिक हो और कोई बंदा इसको देख पाए। और इसमें हमने और जो चीज़ें करी हैं कि जो कर्मचारी माना हमने, वो किस किस को माना है, क्योंकि मुझे सरकार, मेरा परिवार है तो मुझे सर, मैं परमानेंट कर्मचारी हूँ, तो मेरे बच्चे मेडिकली सुविधाओं के लिए और के लिए मुझे सरकार दे देगी। लेकिन एक मेरे गांव का जोगिंदर है, अगर वो काम करने जाता, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके पास कुछ नहीं है, वो परिवार खत्म हो जाता है। तो हमने उस जोगिंदर को भी कर्मचारी माना है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। हमने उस कोई दुकान करके बैठा है नाई की अपनी, कोई आड़त की लकड़ी दुकान है बढ़ई की, कोई किससे दुकान, तो वो दुकानदार भी हमारे लिए कर्मचारी है। जो किसानी करता है, जो किसान, वो भी हमारे लिए कर्मचारी है। उसके बाद उन जो ऐसे सेक्टर से आते हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, कोई भी साथी हो इसका सदस्य बन सकता है, बशर्ते वो कुछ गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे ESI है, जैसे वो मजदूरी को एक्ट है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें उसके माध्यम से भी मिलती हैं। ESI से भी बहुत सारी स्कीमें मिलती हैं, मजदूरी के तौर पे काम करते हैं उससे भी बहुत सारी सरकार स्कीमें देती है। और अनभिज्ञता के कारण हम रजिस्ट्रेशन कराते नहीं हैं, हमारे को प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती है, कहीं हमें APF का लाभ नहीं मिलता है, हमारे साथ शोषण होता है। अगर हम वहाँ करवा लेंगे और हमारा संगठन आपके साथ है तो वो शोषण भी रुक जाएगा। इसके बाद जो गेस्ट फैकल्टी के लोग हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, कोई भी कर्मचारी, चाहे भट्ठे पे काम करना, कोई भी कर्मचारी सदस्य हमारा सदस्य हो सकता है। परमानेंट तो सही हमारे सदस्य बिल्कुल होंगे, लेकिन वो भी हम उनको कर्मचारी मानते हैं और हम सबके वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। तो 10 रुपये दे के कोई भी हमारा सदस्य बन सकता है, एक यूनिक नंबर जारी हो जाएगा उसको। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों पृथक है औरों से, हम किसी भी कर्मचारी साथी की मृत्यु पे 51 लाख की राशि उसके परिवार को देने जा रहे हैं। हमारा संगठन, वो कर्मचारी चाहे दैनिक काम करने वाला था, चाहे वो परमानेंट था, चाहे वो DC था, चाहे SP था, चाहे IG था, चाहे कोई जज भी क्यों ना हो, अगर हमारा तो 51 लाख रुपए उसको मिलेंगे। 51 लाख तो बहुत बड़ी राशि है, उसका आप कैसे करें, क्योंकि आपकी फीस भी बहुत मिनिमल है। वो 51 लाख रुपए, एक बार मैं सारा इस पे कैसे देंगे बताऊंगा मैं, पहले 2-4 पॉइंट और है। 51 लाख रुपए हम उसकी मृत्यु पे दे रहे हैं। उसके घर में कई बार स्ट्रेस आता है, किसी कर्मचारी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी पेंडेमिक आ जाती है, तो पैसे नहीं होते घर में, अक्सर घरों में पैसे नहीं होते। पैसे इकट्ठा करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। एक तरफ घर का सदस्य
मृत्यु सैया पे लेटा हुआ है और एक तरफ पैसे नहीं होते, तो दोहरी मृत्यु होती है। तो उस माहौल से बचाने के लिए उस कर्मचारी साथी को 6 महीने तक हम सारा खर्चा हमारा संगठन उठाएगा। ये एक दूसरा पॉइंट है, ताकि उसको मेंटल पीस दिया जा सके, उसको इक्वलिटी और सामाजिक और आर्थिक समानता दी जा सके। इसके बाद हम उसकी बहन और बेटी की शादी में 5-5 लाख रुपए कन्यादान की मदद करने जा रहे हैं। उसके बाद अब जो साथी हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, जो ऐसे भी हैं जो मजदूरी करते हैं, आज शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, पढ़ाई के साधन सब कुछ आप ऑनलाइन और इंटरनेट पे हैं, तो हम उसके लिए उसके घर में एक सुनिश्चित कंप्यूटर देना चाहते हैं, उसको एक प्रिंटर देना चाहते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास संसाधन नहीं है, ताकि उसके बच्चे भी उन चीज़ों को पढ़ के और आगे बढ़ पाएँ और आगे निकल पाएँ और वो समानता में खड़े हो पाएँ। तो ये हमारे 5-6 जो ये वेलफेयर के प्रोग्राम हैं। इसके साथ साथ जो मीडिया ट्रायल है, जिसका शिकार मैं हूँ, जिससे बहुत से लोग शिकार होते हैं, बाद में वो बेचारे बरी हो जाते हैं, उस वक्त तक वो सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो वो मीडिया ट्रायल कैसे रुके, या उसमें सुधार कैसे हो, या उसको जवाबदेही कैसे बनाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पे हम लोग एक चेंज के नाम से हमारी वेबसाइट ऐप में एक पॉइंट है कि बी ए पार्ट ऑफ चेंज। उसमें हम ऑनलाइन पिटीशन का एक मैकेनिज्म बनाया हमने कि आपके पास कोई इशू है, आप एक विशल ब्लोअर हैं, आप एक भारत के नागरिक हैं, आप एक सशक्त और जागरूक इंसान हैं, तो हमने उसमें एक पार्ट दिया है कि एक मुद्दा उठाइए, वो हमें बताइए कि क्यों उस पर पिटीशन होनी चाहिए। अगर आपकी बात सही है तो वो पिटीशन हम संगठन की तरफ से एज ए PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डालें, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो हम उस पिटीशन को लेके उसमें सुधार करवाने का आपके सहयोग से वादा करते हैं। तो ये एक पार्ट हमने उसमें किया है। उसमें हमने एक ऐसी व्यवस्था भी करी है कि एक बिग ब्रदर के नाम से करेक्टर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा करेक्टर हमने दिया है, जो उसके माध्यम से बंदा वो जो पूरा इम्प्लीमेंट होगा। तो इस संगठन को हम लॉन्च करने का जो दिन रखा है हमने 14 अप्रैल 2026 रखा है। हम उस महामानव को, उस महान निर्माता को समर्पित करें। सभी महापुरुषों के साथ हम हमारे लिए आदरणीय है महात्मा फुले, आदरणीय है सावित्री बाई फुले, आदरणीय भगत सिंह है, आदरणीय हमारे लिए कबीरदास है, आदरणीय चौधरी छोटू राम है, जो रिवोल्यूशनकारी, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े, वो हम उनका सबका सम्मान करते हैं। हम 14 अप्रैल 2026 को इस संगठन को समर्पित करने जा रहे हैं पूरे भारत देश को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को। और इसका जो हम समर्पित करेंगे, एक वो राष्ट्रीय पर्व हम मनाने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2026 को, समानता और सद्भाव का, क्योंकि आज इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, समानता की भी और सद्भाव की, क्योंकि देशों में दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो हम 14 अप्रैल 2026 को हम सभी साथियों से आप सभी को इन्वाइट करेंगे कि पहुंचिए मऊ में, पहुंचिए उस जन्म स्थली पे, उस तीर्थ स्थल पे, और करिए नमन उस महापुरुष को और उठाइए कसम। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम राजनीतिक लोग नहीं है। अब जो बातें मैंने करी, 51 लाख रुपए कैसे आ जाएंगे, ये 51 लाख रुपए से पहले आपको इकट्ठा करना है, संगठित करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 करोड़ मेंबर हो जाते हैं उस संगठन में, क्योंकि हमने इजी एक्सेस दिया है, जुड़ने का तरीका दिया है। हमारी टीम आपके सामने ऑडिट कर देगी, हर महीना पेश कर देगी इस महीने हमें 10 करोड़ रुपए आवश्यकता है, और जो ऐसे ऐसे लोग केसेस आए हैं उनको बांटने हैं, और हम 1 करोड़ बंदे थे, तो 10 रुपए लगे आपके, 10 ही लगे, आपके 10 रुपए लगे, और 10 करोड़ रुपए दे दिए हमने। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है 10 करोड़, 10 रुपए नहीं है। मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं है, मेरे पास कोई रिजर्व बैंक में कोई मेरा काला धन नहीं रखा, मेरे पास कोई बहुत सारी लंबी चौड़ी जमीनें नहीं है, कोई मैं बड़े उद्योग नहीं चलाता हूँ। हाँ, विचारों की गहराई है, विचारों की गहराई उन महापुरुषों की वजह से आई है। तो दिवांश का मुझे एक प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर शायद उनको मिल गया होगा। ये बिल्कुल सही मिला है। और जो बोलते हैं, जैसे आपने डिजिटल की जो बात करी ना, वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट और ऑडिटिंग जो मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे केस होगा कि इसकी डेथ हुई है, इसके परिवार में ये है, तो पूरा ब्यौरा डिजिटल प्रूफ के साथ होगा, तो किसी को डोनेट ऑनलाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम रखा है कि हम आपको एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2026 को, जिसका नाम स्क्वाई है। स्क्वाई नाम से एक एप्लीकेशन होगी, उसमें आपका एक फेसबुक की तरह या किसी भी ऐप की तरह आपका एक प्रोफाइल होगी। उस प्रोफाइल में आप को तमाम वो चीज़ें होंगी जो आपकी हैं, उसी में आप अपने परिवार की एक वसीयत बना पाओगे, उसी में आप अपना डिपेंडेंट कौन कौन होंगे आपके बाद वो चीज़ें बता पाओगे, ताकि जब मैं नहीं रहूँ दुनिया में तो मेरे परिवार को मदद मिल जाए, आप नहीं रहे तो आपके परिवार को मदद करने में दिक्कत ना आए। और वो एक सिंपल सा हमने उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि आपको फ़ोन नहीं करना, चैट नहीं करनी, आपने एक बड़ा भाई के नाम से एक बटन है, उसका नाम है हम बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, हमने अपना नाम बिग ब्रदर रखा है। तो उसका बटन आपने दबा देना है, बड़े भाई को एक आवाज़ लगानी है। जैसे ही आप उस मैकेनिज्म को पूरा करेंगे, बटन दबाने से ही आपकी कॉल बैक आ जाएगी, आपको असिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप वो बिग ब्रदर कई कंडीशन में काम करेगा कि आप को टारगेट किया जा रहा है,
आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, आपको ये डाउट है कि आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपको, तो आप किसी भी समय उस बड़े भाई की मदद ले सकते हैं। वो बड़ा भाई आपको एडवोकेट के तौर पे मिलेगा, और एडवोकेट भी हम महिला सशक्तिकरण करें, प्रत्येक जिले में जो आपको असिस्ट करेंगे वो सीनियर महिला एडवोकेट्स होंगी, वो तुरंत आपसे बात करेंगे, आपसे टाइम लेंगे, वो आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि आप पहले ही परेशान हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आपकी गलती कहीं नहीं है और आपको, अगर आपने कानून का उल्लंघन नहीं कराया, तो आपको एडवोकेट भी फ्री मिलेगा, चाहे वो पटवारिया जी क्यों ना हो, तो वो टॉप मोस्ट एडवोकेट फ्री मिलेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग फ्री रहेगी, आपको गार्जियन के तौर पे संगठन मिलेगा, आपको लड़ाई नहीं लड़नी, हम लड़ेंगे, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, आप हमारा परिवार हो। तो सकवाई आपका पिता बन जाएगा, माता बन जाएगा, आपके भाई बन जाएगा, तो आपने वो मुकदमा भी नहीं लड़ना, अकेला नहीं पढ़ना है, और वो बड़ा भाई आपके साथ हर कदम हर पल खड़ा है, ताकि कानून 100% लागू हो, संविधान के अनुसार देश चले, और व्यक्तिवादी कोई पूजा ना हो। और वाकई में ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वेंचर भी हो सकता है। देखिए हमें जो प्रशासन का एक काम होता है, वैसे तो सरकार की और प्रशासन की भी नज़र इस पर पड़नी चाहिए, कितना अच्छा मॉडल जो तैयार हुआ है। और दूसरा कि जो ये आंदोलन के दौरान जो जितने यातायात संबंधित या और भी अड़चने जो आती हैं कामकाज में, वो भी नहीं आए, क्योंकि डिजिटल है, आपको पता होगा, तो आपको अपना योगदान देने के लिए जरूरी नहीं है कि 10-5 को इकट्ठा करके और कहीं जाके धरना स्थल पर करना। ऑनलाइन आप डिजिटली वो दिखाइए कि डिजिटल साइन जो पेटिशन है उसमें नंबर साफ साफ होगा, और हर एक ईमेल आईडी जो है क्या बोलते हैं यूनिक होती है, इंडिविजुअल आईडी होती है। जब वो उससे करेगा तो कोर्ट को भी लगेगा कि यूनिक आईडी से इतना समर्थन इस एप्लीकेशन को है, शायद ऐसा भी हो सकता है। और जो है डोनेशन भी आ गया, मदद भी हो गई, एडवोकेट्स भी हो गए, तो कानूनी तौर पे ना तो कोई उल्लंघन होगा, और दूसरा उसको न्याय की प्रक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो मंच है, हमें जैन जी की आवश्यकता नहीं है हमारे देश को, ये महापुरुषों के खून से, उनकी तपस्या से, उनके बलिदान से बना है देश, हमें इसको तोड़ना नहीं है और टूटने में नहीं देना है। ये जो देश और समाज बड़ा प्यारा, बड़ा एक गुलदस्ता है, बस इसको ठीक करना है। कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनको सद्भाव से, उनको बंधुताओं से, उनको लिबर्टी से, उनकी आज़ादी का सम्मान करिए, उनका एज ए मैन सम्मान करिए, एज ए उनके कामों का सम्मान करिए। तो हमें ये जैन जी नहीं, आवश्यकता नहीं, लेकिन एक रेफरेंडम के माध्यम से ये संगठन काम करे कि बदलाव को करना है तो रेफरेंडम से हो। और हम टेबल टॉक की बात करते हैं, हम संवाद से समाधान की बात करते हैं कि संवाद किया जा सकता है हर बात के लिए, जरूरी नहीं दूरी बनाना, जरूरी नहीं कुछ चीज़ों को जला देना, जरूरी नहीं कहीं तोड़ फोड़ करना, जरूरी नहीं हिंसक हो जाना, जरूरी नहीं नैरेटिव सेट करना। तो मैं सभी साथियों को सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और मैं मेरी तरफ से, सभी किसानों की तरफ से, सभी मजदूरों की तरफ से, सभी बहन बेटियों की तरफ से, और सभी महापुरुषों की तरफ से जो आज के भारत के लिए अपना बलिदान दे के गए हैं, या कुछ करके गए हैं, या हमें सिखा के गए हैं, तो सिर्फ हमें शिक्षित होना है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर आपके पास कपड़े नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जूते नहीं, कतई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हाथ में किताब नहीं तो फर्क पड़ता है। आप पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो सत्यता सामने आएगी, पढ़ेंगे तो आपको झूठ नहीं बोला जाएगा, पढ़ेंगे तो ये कतई नहीं होगा कि हमारी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भूकंप कैसे आते हैं। तो बताया जाता था कुछ लोगों द्वारा कि भूकंप है ना, एक गाय ने हमारी धरती माता को उठा के रख रखा है सींग पे, जब वो सींग पे वजन हो जाता, थक जाती है, तो उसको चेंज करती है, तो गाय दूसरे उस पे जाती, बैल है या गाय उस सींग पे जाता तो धरती हिलती है, भूकंप आता है। लेकिन जब पढ़े, गैलीलियो जैसे लोग सामने आए जिन्होंने टेलीस्कोप बनाए, या पढ़े अब्दुल कलाम जैसे लोग सामने आए, डॉक्टर अंबेडकर लोग, तो उन्होंने बताया कि पढ़िए, शिक्षा से बड़ा कोई अस्तर नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ वाक्य है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा समान रूप से है, सबका अधिकार है, कोई आपसे ये छीन नहीं सकता। तो शिक्षित होंगे, संगठित रह पाएंगे, और ये देश, अगर आप संगठित और शिक्षित हो पाए, सामाजिक एकता इसमें बराबरी आ पाई, आर्थिक बराबरी आ पाई, तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये देश किसी एक बाप की बपौती नहीं है, ये इतना ही मेरा भी है और उतना ही आपका भी है, सबका कर्तव्य बनता है। पृथक देश की आवश्यकता नहीं हमें, हमारा देश इतना अच्छा देश है, इतना प्यारा देश है। आर्यावर्त नाम था इसका, कि सर्वश्रेष्ठ जगह इस दुनिया की, सर्वश्रेष्ठ। आर्य जमा आवर्त है, संस्कृत का एक शब्द है, आर्य जमा आवर्त है। आर्य का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, आवर्त है स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान। जब सभी लोग भाईचारे से रहें, सभी समानता से रहें, सभी एक दूसरे की इज्जत करें, सभी मान करें, सम्मान करें, और अपने कानून के दायरे में हमें रह के काम करना है। कहीं कानून, कहीं मेरे को आजकल सोशल मीडिया जमाना है, कहीं कोई ऐसी वीडियो, ऐसी रील, ऐसी खबर भ्रामक है, उसको बिल्कुल
बिल्कुल आगे फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि कानून भी हैं, आप उलझ जाओगे और वही झूठी खबर के कारण क्या पता कितने लोगों की जान चली जाए और कितना बड़ा उन्माद खड़ा हो जाए। तो हम सब एक हैं, हमारा चार तरह रक्त है, सोच लिया करो। हमारी स्किन का रंग थोड़ा फर्क हो सकता है, हमारे सारे ऑर्गन भगवान ने एक जैसे ही बनाए हैं, हमारा माइंडसेट सबका एक जैसा ही है, एक जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो फर्क कहाँ जाता है? कोई फर्क नहीं है। फर्क गंदी सोच का है, उस गंदी सोच को त्याग दो। जिस दिन त्याग दोगे उस दिन इंसान बन जाओगे। और हमारे महापुरुष ऊपर से हमें जहाँ भी अगर कहीं देख रहे हैं कोई ऊर्जा के रूप में, वो बड़े खुश होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं। और हमें आज इसी बात पे आगे बढ़ के देश के माहौल को ठीक करना है और दुनिया को एक संदेश देना है कि हम सब एक हैं और कोई हमारे अंदर फर्क नहीं है। जी वाकई में, और यही जो चीज़ है, ये जो आपने प्रक्रिया बताई या जो एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव बताया, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बिग ब्रदर की तरह हम अपने छोटे भाइयों की मदद भी कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वेंचर भी मुझे लग रहा है, बशर्ते कि हमें ऑडिटिंग मैकेनिज्म ठीक करना होगा कि पाई का हिसाब रखना होगा। जो भी लोग योगदान दे रहे हैं, हमारी आज की सच्ची बात पे विश्वास कर रहे हैं, वो उनका विश्वास हमें बरकरार रखना होगा। आगे भी आपके लिए, आगे भी ये क्योंकि जनरेशनल चीजें हैं, आगे भी अच्छा चले, ईमानदारी से चले, इसका पूरा समाधान। मैंने एक बात और मैं जरूरी बात थी जो आपके माध्यम से पर्सन से ही निकली है कि हमने इसके लिए ऐसा किया है कि जब भी कोई 10 रुपए भी देगा तो उसको एक PDF रिसिप्ट आ जाएगी कि उसके 10 रुपए प्राप्त हुए हैं और उसका ट्रांजेक्शन नंबर ये है और ये कहाँ यूज हुई है। वो जो 10 रुपए उसके या 100 रुपए यूज हुए हैं तो उसकी एक लंबी चौड़ी सूची आ जाएगी कि 100 बहनों की शादी करी गई है, 1000 घरों में कंप्यूटर लग गए हैं, उनकी डिटेल आ जाएगी कि कंप्यूटर लगा वो किस नंबर का टेलीफोन नंबर है, उसका हाउस ओनर कौन है, बच्चे कौन है, उसकी डिटेल आ जाएगी, कितने लोगों की डेथ हो गई है वो डिटेल आ जाएगी और किस घरों में वो चीज पहुंची है। तो आप, वो मर्जी है यूजर की, वो फोन करे। आप वेरीफाई कर सकते हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि कहीं अगर मिसयूज हुआ है तो वो कंप्लेंट डाल दे कि मेरा महीने का ऑडिट है। हाँ। महीने का महीना ऑडिट है और ऑडिट कोई स्पेशल एडवोकेट एक टीम होगी वो करेगी, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसमें एक चीज हमने और भी करी है कि ऑडिटिंग एजेंसीज भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। मैंने एक और चीज करी है कि ये मेरे विचार हैं, मैं इसका फाउंडर हूं, तो कल को जरूरी नहीं मेरी संतान इस पद पे आगे बैठेगी तो उसका समाधान किया गया कि अगर मेरे बच्चों में वो क्वालिटी नहीं है तो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब मैं पीड़ित रहा, मैंने इसे देखा। तो इसमें संगठन में अगर कोई पदाधिकारी, हम अभी बना नहीं रहे हैं, अभी हमने 7 लोगों की काउंसिल बनाई है। और काउंसिल बनाई है और हम आगे सिस्टम को चलाना चाहते हैं। गांव की एक काउंसिल हो, ब्लॉक की काउंसिल हो, शहर की काउंसिल हो, बहुवाद होना चाहिए। बहुवाद होगा तो वहाँ चीजें कहीं भी गलत नहीं होती। तो यही महापुरुषों सोच थी। तो हमने इसके लिए किया कि जो भी चीजें इसमें जो मेंबर बनेंगे, हमारे जो सदस्य काउंसिल में आएंगे, तो वो कम से कम ग्रेजुएट होंगे। वो ग्रेजुएट से नीचे मतलब कोई नहीं होगा। और इसमें एक मांग पत्र भी हम सामूहिक बनाना चाहते हैं। ये एक मंच है, सभी कर्मचारी संगठन के साथियों से मैं एक अपील भी करूंगा कि एक ऐसा मंच है ये जिसपे सभी एक संगठित हो सकते हैं, सामूहिक कुछ मांग हो सकती है, कुछ बड़ी मांगों पे मांग पत्र एक संयुक्त बनाया जा सकता है, वो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके मंच से कह रहा हूँ कि OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी प्रमुख मांग है। ये जब तक लागू नहीं होगी ये संघर्ष जारी रहेगा और इसको लागू करवा के मानेंगे। इसके बाद मिनिमम वेज, हम ये कहते हैं कि भारत में कोई भी कर्मचारी, चाहे कच्चा है, चाहे पक्का, चाहे मजदूर है, उसके मिनिमम वेज की व्यवस्था करना हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों की है। हमारी सरकार है वो हमारे भारत के लोगों की सरकार है, भारत के लोग चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं। हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि ये लोगों का शासन है और लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। तो जब हमारे संविधान ने लिखा है तो वो भेदभाव क्यों कि कोई 6000 में काम करता है, किसी को 2 दिहाड़ियों के बाद दिहाड़ी नहीं मिलती है, किसी घर में सब्जी के पैसे नहीं होते हैं। तो मिनिमम वेज सभी कर्मचारियों को मिले और सभी को आयुष्मान का लाभ मिले। और आयुष्मान कार्ड में OPD और टेस्ट और मेडिसिन भी शामिल हों, क्योंकि हमारे टैक्स से ही बनते हैं सब कुछ, देश टैक्स देता है, उसी को सही यूज किया जाए। तो ऐसे मुख्य मांग मैंने 3 बताई। और भी हमारी एक कमेटी है जो मांग पत्र बना रही है। अगर आपके पास भी कोई स्पेशल मांग है जिससे सभी का जीवन में भला हो सकता है तो वो मांग हमें जरूर भेजें। हमारी ईमेल आईडी है, उसमें ईमेल कर दें। हमारी ईमेल आईडी squaindia@gmail.com पे है। squai india SKWAI squaindia@gmail.com। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8152000001। आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तब तक कुछ चीज़ें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। 14 अप्रैल को उस महादिवस पे हम इकट्ठा होते हैं, उस महान विचारक को समर्पित होने के लिए, और इस देश में कैसे अच्छा कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सब अच्छा हो सकता है, निराश मत होइए, सब कुछ अच्छा आपके सहयोग से हो सकता है। और कोई बड़ा जादू मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्किंग में, काम में थोड़ा सा बदलाव हमने करना है, लोगों को भरोसे पे हमें खरा उतरना है। और लोग मदद करते हैं लेकिन वो ठगे जाते हैं। क्यों नहीं करते कि ठगे जाते हैं, झूठ बोलते हैं लोग।
अलग अलग तरीके से आते हैं लोग, भेष बदल के आते हैं। गालिब का एक शेर है कि हर चेहरे के पीछे हैं हजारों चेहरे, जानना है तो बार बार देखिए। तो वो चेहरा अगर हमारा नहीं होगा और हम ऐसे लोग नहीं बन पाए तो विश्वास हो जाएगा और हर चीज़ में बदलाव आ जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। जी वाकई में ये प्रोसेस है और हम बदलाव के लिए ऊर्जावान रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं कंक्लूड करता हूँ। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को अगर यहाँ तक सुना है तो निश्चित तौर पे आपके अंदर भी बदलाव के और सकारात्मक बीज जो है गिरे होंगे। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और मैं बता दूं कि आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। और महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 2026 को ये संस्था जो है लॉन्च होने जा रही है और इसकी जो सदस्यता है वो आरंभ की जाएगी। तो ऐसे सामाजिक वेंचर के प्रति अपना रुझान दिखाइए, इसको ऑर्गेनाइज हुइए और एजिटेट कीजिए और सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत रहिए। तो ये थे हमारे साथ आनंद घनघस जी। निश्चित तौर पर इनके साथ हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार साथियों, थैंक यू।